नमस्कार दोस्तों। इस पूरी दुनिया में ज़िंदगी चल रही है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन की। और फिर इंसान के मन में एक छोटा-सा सवाल उठता है, ये सब आया कहाँ से? पेड़, पौधे, जानवर, इंसान, इतनी अलग-अलग शक्लें, इतनी अलग-अलग ज़रूरतें, इतनी अलग-अलग ज़िंदगियाँ। क्या ये सब एक झटके में बन गया या इसके पीछे कोई लंबी कहानी छुपी है? यहीं से एवोल्यूशन को लेकर सबसे ज़्यादा उलझन शुरू होती है। बहुत से लोग एवोल्यूशन का नाम सुनते ही थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो बस थ्योरी है, किसी ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है, ये सब अंदाज़ा है। और सच बताऊं, ऐसा कहना गलत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को साइंस में थ्योरी का मतलब कभी ठीक से समझाया ही नहीं गया। हमारी आम भाषा में थ्योरी का मतलब होता है कोई अधूरी बात, कोई अनुमान, कोई कल्पना। लेकिन साइंस में थ्योरी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जानसी परखी हुई समझ। ग्रेविटी भी थ्योरी है, एटम्स भी थ्योरी है, अर्थ का गोल होना भी कभी थ्योरी था। थ्योरी मतलब ये नहीं है कि पक्का नहीं है। थ्योरी मतलब होता है इतना मजबूत फ्रेमवर्क कि अगर ये गलत होता तो अब तक टूट चुका होता। एवोल्यूशन भी वैसा ही एक फ्रेमवर्क है। एवोल्यूशन कोई एक साइंटिस्ट का सपना नहीं है। एवोल्यूशन कोई एक किताब का विचार नहीं है। एवोल्यूशन कोई अचानक पैदा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। एवोल्यूशन एक कहानी है जो करोड़ों साल पहले लिखी गई। ये कहानी पत्थरों में छुपी है, ये कहानी फॉसिल्स में दबी है, ये कहानी डीएनए के अंदर कोड की तरह दर्ज है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इंसान बहुत जल्दी में रहते हैं। हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए, हमें साफ साफ फैसला चाहिए, हमें ब्लैक या वाइट, राइट या रॉन्ग चाहिए। जबकि नेचर धीरे धीरे काम करता है। नेचर को किसी को कन्विंस नहीं करना होता, नेचर को किसी बहस में जीतना नहीं होता। नेचर बस चलता रहता है और एवोल्यूशन उसी चलने का नाम है। इस लेक्चर का मकसद तुम्हें किसी बिलीफ के खिलाफ खड़ा करना नहीं है। इस लेक्चर का मकसद तुम्हें किसी बिलीफ के लिए मजबूर करना नहीं है। इस पूरे सफ़र का एक ही मकसद है, सोचने का तरीका बदलना। ये लेक्चर तुम्हें ये नहीं कहेगा कि ये मान लो, ये लेक्चर तुमसे ये नहीं कहेगा कि वो छोड़ दो। ये लेक्चर सिर्फ इतना कहेगा, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम जान सकते हैं, जो चीज़ें बार बार सही निकलती हैं, उनको शांति से सामने रखेगा। एवोल्यूशन को समझना जिंदगी को बेमकसद मानना नहीं है। एवोल्यूशन को समझना किसी आस्तिक का अपमान करना नहीं है। एवोल्यूशन को समझना सिर्फ ये जानना है कि प्रकृति काम कैसे करती है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर एवोल्यूशन सच हुआ तो इंसान की अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन सच इसके उल्टा है। एवोल्यूशन हमें ये बताता है कि हम इस धरती से अलग नहीं हैं, हम इसी धरती की कहानी का हिस्सा हैं। हम किसी बाहर से आए हुए मेहमान नहीं हैं, हम इसी लंबे सफ़र का अगला अध्याय हैं। इस लेक्चर में हम हर सवाल को इज्जत देंगे। जो सवाल तुम्हारे मन में है, शायद वही सवाल हजारों साल पहले किसी और के मन में भी थे। हम फॉसिल्स की बात करेंगे, सिर्फ हड्डियों की नहीं, बल्कि समय की गवाही की। हम डीएनए की बात करेंगे, सिर्फ रसायन की नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा की जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। हम ये भी पूछेंगे, अगर एवोल्यूशन गलत होता तो दुनिया कैसी दिखती। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे सफ़र में तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि तुम कम जानते हो। सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं है, सवाल पूछना ही समझ की शुरुआत है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको साइंस, एवोल्यूशन, रियलिटी और समझ को बेहतर बनाने वाले ऑडियो लेक्चर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले ऑडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एवोल्यूशन आखिर होता क्या है। ज़्यादातर लोग एवोल्यूशन को ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई जानवर एक दिन सोकर उठा और अगली सुबह कोई दूसरी प्रजाति बन गया, या जैसे आज का बंदर धीरे धीरे चलकर इंसान बन गया। लेकिन एवोल्यूशन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवोल्यूशन कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। एवोल्यूशन कोई प्लान नहीं है। एवोल्यूशन किसी के दिमाग में बैठकर बनाया गया डिज़ाइन नहीं है। एवोल्यूशन बस एक बहुत साधारण सी बात है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। एवोल्यूशन का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे छोटे बदलाव, इतने छोटे बदलाव
कि एक इंसान की ज़िंदगी में वो नज़र भी ना आए। अब इसे बहुत साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी गांव में लोग साइकिल चलाते हैं। कुछ लोगों की साइकिल थोड़ी मजबूत होती है, कुछ की कमज़ोर। जो साइकिल मजबूत है वो ज़्यादा चलती है, जो कमज़ोर है वो जल्दी टूट जाती है। अब ज़रा इसे जीवों पर लागू करें। हर जीव जब पैदा होता है तो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क होता है। किसी का कद थोड़ा लंबा, किसी की आंखें थोड़ी तेज, किसी की त्वचा थोड़ी मोटी, किसी के फेफड़े थोड़े मजबूत। ये फ़र्क जानबूझकर नहीं होता, ये बस पैदा होते समय होता है। अब माहौल तय करता है कि इनमें से कौन सा फ़र्क काम आएगा। अगर ठंडा इलाका है तो मोटी त्वचा वाला ज़्यादा टिकेगा। अगर खाना कम है तो जो कम में जी ले वही आगे बढ़ेगा, और जो टिक जाता है वही आगे बच्चे पैदा करता है। बस यही एवोल्यूशन है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, बस जो टिक गया वो आगे बढ़ गया। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी शब्द आता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कोई शक्ति नहीं है, कोई चेतन दिमाग नहीं है, कोई अदृश्य योजना नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन बस एक नतीजा है। मतलब ये कि जो जीव अपने माहौल में थोड़ा बेहतर सरवाइव कर लेता है वही अगली पीढ़ी में ज़्यादा दिखाई देता है। इतना ही। अब लोग कहते हैं, लेकिन अगर एवोल्यूशन सच है तो हमें बीज के रूप क्यों नहीं दिखते? यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि हर बदलाव को हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एवोल्यूशन लाखों करोड़ों साल में होता है। हम इंसान 60-70 साल जीते हैं। हमारी याददाश्त कुछ दशकों से आगे नहीं जाती, जबकि नेचर करोड़ों साल की डायरी रखता है। अब मान लो तुम किसी पहाड़ को देखो, वो हमेशा वैसा ही लगता है, लेकिन वही पहाड़ हजारों सालों में घिसता है, टूटता है, आकार बदलता है। हमारे लिए वो स्थिर लगता है, लेकिन समय के लिए वो लगातार बदल रहा है। एवोल्यूशन भी वैसा ही है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, साइंस में एविडेंस का मतलब क्या होता है? बहुत लोग सोचते हैं कि एविडेंस मतलब एक आखिरी निर्णायक सबूत, लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस में एविडेंस का मतलब होता है अलग अलग जगहों से आने वाले अलग अलग तरह के सबूत जो एक ही कहानी कहें। जैसे अगर कोई कहे कि कोई व्यक्ति किसी जगह गया था, तो तुम क्या देखोगे? उसके पैरों के निशान, उसका मोबाइल रिकॉर्ड, लोगों की गवाही, सीसीटीवी। एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें। एवोल्यूशन के साथ भी यही होता है। फॉसिल्स एक कहानी कहते हैं, डीएनए दूसरी कहानी कहता है, शरीर की बनावट तीसरी कहानी कहती है, भ्रूण का विकास चौथी कहानी कहता है। और हैरानी की बात यह है कि ये सारी कहानियाँ एक ही दिशा में इशारा करती हैं। अब फॉसिल को ही ले लो। फॉसिल सिर्फ पत्थर में दबी हड्डी नहीं है, फॉसिल समय का रिकॉर्ड है। हर फॉसिल एक स्नैपशॉट है जो ये बताता है कि किसी दौर में कौन सा जीव मौजूद था। और जब हम फॉसिल को समय के क्रम में रखते हैं तो एक साफ पैटर्न दिखता है। सरल जीवन पहले, जटिल जीवन बाद में। मछलियाँ पहले, जमीन पर चलने वाले जीव बाद में। कोई भी आधुनिक जीव अचानक पुराने पत्थरों में नहीं मिलता। अगर एवोल्यूशन गलत होता तो फॉसिल रिकॉर्ड पूरी तरह उलझा हुआ होता, लेकिन वो नहीं है। अब लोग पूछते हैं, डीएनए से एवोल्यूशन कैसे साबित होता है? डीएनए को जरा एक किताब की तरह सोचो। हर जीव के अंदर एक किताब है जो ये बताती है कि उसका शरीर कैसे बनेगा। अब अगर दो किताबें एक ही लेखक की हों तो उनमें भाषा शैली और शब्दों का ढंग मिलता जुलता होगा। उसी तरह अगर दो जीवों का डीएनए ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब है कि उनका रिश्ता ज़्यादा करीबी है। इंसान का डीएनए बंदर से ज़्यादा मिलता है बजाय छिपकली के, और छिपकली का डीएनए मेंढक से ज़्यादा मिलता है बजाय मछली के। ये क्रम कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये मेजर्ड है, जांचा गया है, दोहराया गया है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर एवोल्यूशन सिर्फ कहानी होती तो ये सब एविडेंस एक दूसरे से टकराते, लेकिन वो टकराते नहीं, वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसलिए एवोल्यूशन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। अब यहाँ से एक साधारण सवाल उठता है, अगर एवोल्यूशन सच है तो क्या ये सिर्फ पुराने ज़माने की बात है या फिर आज भी हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एवोल्यूशन का मतलब होता है डायनासोर, पुराने फॉसिल, बहुत पुराना समय। लेकिन एवोल्यूशन कोई बंद हो चुकी प्रक्रिया नहीं है। एवोल्यूशन आज भी चल रहा है, अभी, इसी पल। बस फ़र्क इतना है
कि हम उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहचान नहीं पाते। अब एक बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। तुमने सुना होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन पर दवाइयां धीरे धीरे असर करना बंद कर देती हैं। पहले जो एंटीबायोटिक काम करती थी, आज वो बेअसर हो जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हर बार जब वो बढ़ते हैं, उनमें छोटे छोटे बदलाव होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें किसी वजह से दवा को झेलने की ताकत होती है। वो बच जाते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन दवा के खिलाफ मजबूत हो जाती है, और यही एवोल्यूशन है। अभी हमारी आंखों के सामने कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब लोग कहते हैं लेकिन ये तो छोटा बदलाव है। और हाँ, ये छोटा बदलाव ही है, लेकिन एवोल्यूशन हमेशा छोटे बदलावों से ही शुरू होता है। बड़े बदलाव लंबे समय का नतीजा होते हैं। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि किसी इलाके में कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं और किसान कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। शुरू में ज़्यादातर कीड़े मर जाते हैं, लेकिन हर बार कुछ कीड़े बच जाते हैं जिन पर दवा कम असर करती है। अगली पीढ़ी में उनका हिस्सा बढ़ जाता है। कुछ सालों में वही कीड़े पूरी तरह रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ये एवोल्यूशन नहीं तो क्या है? कोई योजना नहीं, कोई मंशा नहीं, बस चयन, बस सिलेक्शन। अब एक और गलतफहमी दूर करते हैं। लोग सोचते हैं कि एवोल्यूशन का मतलब है हर बदलाव बेहतर होना, लेकिन एवोल्यूशन बेहतर या बदतर की भाषा से नहीं समझता। एवोल्यूशन सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम इस माहौल में जी पाओगे? अगर जवाब हाँ है तो बदलाव टिक जाएगा, अगर नहीं तो बदलाव मिट जाएगा। अब ये भी ज़रूरी है कि हर बदलाव फ़ायदेमंद नहीं होता। बहुत से बदलाव नुकसानदेह भी होते हैं, बहुत से बदलाव बेअसर भी होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव संयोग से काम के निकल जाते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और कन्फ्यूज़न आता है। लोग कहते हैं अगर एवोल्यूशन चल रहा है तो नई स्पीशीज़ क्यों नहीं दिखती? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी गलत उम्मीद छुपी है। हम नई स्पीशीज़ को देखना चाहते हैं जैसे कोई नई चीज़ अचानक पैदा हो गई हो, लेकिन स्पीशीज़ कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो जाए। स्पीशीज़ धीरे धीरे अलग होती हैं। मान लो एक ही स्पीशीज़ दो अलग अलग इलाकों में फंस गई, एक पहाड़ की इस तरफ और एक उस तरफ। दोनों जगह माहौल अलग है, खाना अलग है, मौसम अलग है। हजारों सालों बाद उनमें इतने बदलाव हो जाते हैं कि अब वो आपस में बच्चे भी नहीं पैदा कर पाते। अब वो दो अलग स्पीशीज़ हैं। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब कोई घोषणा करे कि आज से नई स्पीशीज शुरू। नेचर में ऐसी घोषणाएं नहीं होती। अब एक और बात जो लोग नहीं समझते, एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। हमारे शरीर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, जैसे हमारी आँख का डिज़ाइन, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी। अगर कोई इंजीनियर नया डिज़ाइन बनाता तो शायद वो बेहतर बनाता, लेकिन एवोल्यूशन इंजीनियर नहीं है। एवोल्यूशन पुराने डिज़ाइन पर नया पैच लगाता है, जो है उसी को थोड़ा थोड़ा बदलता है। इसलिए शरीर में इम्परफेक्ट चीज़ें होना एवोल्यूशन का सबूत है, उसके खिलाफ नहीं। अब यहाँ एक और बेहद गहरी बात, अगर जीवन एकदम परफेक्ट डिज़ाइन से बना होता तो उसमें इतनी गड़बड़ियाँ नहीं होती, लेकिन अगर जीवन धीरे धीरे बदलते हुए बना है तो इम्परफेक्शंस स्वाभाविक हैं, और वही हम देखते हैं। अब ज़रा फॉसिल्स की बात करते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल यहीं आकर खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं अगर एवोल्यूशन सच है तो फॉसिल में बीज के रूप क्यों नहीं मिलते, हमें आधे अधूरे जीव क्यों नहीं दिखते? और ये सवाल सुनने में वाजिब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गलत कल्पना छुपी होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉसिल होता क्या है। फॉसिल कोई अजूबा नहीं है, फॉसिल कोई खास चीज़ नहीं है जो हर मरने वाले जीव की बन जाए। असल में फॉसिल बनना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ज़्यादातर जीव मरते हैं, सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फॉसिल बनने के लिए किसी जीव को बहुत खास हालत चाहिए, जैसे जल्दी मिट्टी में दब जाना, हवा से कट जाना और लाखों सालों तक बिना टूटे रह जाना। मतलब साफ है, जो फॉसिल हमें मिलते हैं वो जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। अब ज़रा सोचो, अगर किसी किताब के सिर्फ कुछ पन्ने ही बचे हों तो क्या तुम ये कहोगे कि पूरी कहानी ही गलत है? नहीं, तुम बचे हुए पन्नों से
कहानी समझने की कोशिश करोगे। साइंस भी वही करता है। अब फॉसिल रिकॉर्ड को समय के क्रम में रखो। सबसे पुराने पत्थरों में सिर्फ बहुत सरल जीवन मिलता है, छोटे छोटे जीव, कोई हड्डी नहीं, कोई जटिल अंग नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मछलियाँ दिखने लगती हैं, फिर धीरे धीरे ज़मीन पर चलने वाले जीव, उसके बाद रेंगने वाले, उड़ने वाले और फिर स्तनधारी। ये क्रम कभी उल्टा नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान का फॉसिल डायनासोर से पहले मिले। कभी ऐसा नहीं होता कि खरगोश सबसे पुराने पत्थरों में मिले। अगर एवोल्यूशन गलत होता तो फॉसिल रिकॉर्ड पूरी तरह बेतरतीब होते, लेकिन वो नहीं है। अब बीज के रूप की बात करते हैं। लोग सोचते हैं कि बीज का रूप मतलब आधा जानवर आधा कुछ और, लेकिन एवोल्यूशन में बीज का मतलब ऐसा नहीं होता। बीज का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें पुराने और नए दोनों के गुण हों। और ऐसे फॉसिल्स हमें मिलते हैं। मछली और ज़मीन पर चलने वाले जीवों के बीच ऐसे जीव मिलते हैं जिनमें पंख मछली जैसे, लेकिन हड्डियाँ ज़मीन पर चलने वाले जीव जैसी हैं। पक्षियों और सरीसृपों के बीच ऐसे जीव मिलते हैं जिनमें दांत भी हैं और पंख भी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये पत्थरों में दर्ज रिकॉर्ड हैं। अब एक और बात, हम अक्सर सोचते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड में हर पीढ़ी का फॉसिल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फॉसिल बनना बहुत रेयर घटना है। अगर एवोल्यूशन में 10,000 पीढ़ियाँ आई तो शायद हमें उनमें से 10 या 20 ही मिले, लेकिन जब वो मिलती हैं तो सही क्रम में मिलती हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। अब एक और सवाल उठता है, अगर एवोल्यूशन सच है तो क्या हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के भी फॉसिल मिलते हैं? जवाब है हाँ, और बहुत सारे, अलग अलग समय के, अलग अलग आकार के, अलग अलग दिमाग के। कोई पूरी तरह आधुनिक इंसान नहीं, कोई पूरी तरह बंदर नहीं, बल्कि ऐसे रूप जो साफ बताते हैं कि बदलाव धीरे धीरे हुआ है। अब सोचो, अगर इंसान एकदम तैयार बनकर आया होता तो हमें सिर्फ एक ही तरह के फॉसिल मिलते, लेकिन हमें पूरी श्रृंखला मिलती है। ये फॉसिल सिर्फ शरीर की कहानी नहीं बताते, ये दिमाग की कहानी भी बताते हैं। समय के साथ दिमाग का आकार बढ़ता है, औजार बनते हैं, आग का इस्तेमाल होता है, ये सब एक क्रम में होता है। अब एक गहरी बात, फॉसिल रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं है और साइंस ये मानता है, लेकिन इम्परफेक्ट होना एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि इम्परफेक्ट रिकॉर्ड में भी अगर साफ पैटर्न दिखे तो वह बहुत मजबूत एविडेंस होता है। और फॉसिल रिकॉर्ड वही करता है। ये हमें बताता है कि जीवन एक झटके में नहीं बना, ये हमें बताता है कि जीवन धीरे धीरे बदला, और यही कहानी डीएनए भी सुनाता है। अब ज़रा अपनी नज़र पत्थरों और हड्डियों से हटाकर एक ऐसी चीज़ पर ले चलते हैं जो हमें दिखती नहीं, लेकिन हर जिंदा शरीर के अंदर मौजूद है। डीएनए। डीएनए कोई दार्शनिक विचार नहीं है, डीएनए कोई बिलीफ नहीं है, डीएनए एक फिजिकल चीज़ है। हर जीव के अंदर एक तरह की किताब होती है, उसी किताब का नाम है डीएनए। इस किताब में ये लिखा होता है कि शरीर कैसा बनेगा, कौन सा अंग कहाँ बनेगा, आँख कैसी होगी, त्वचा कैसी होगी। और सबसे दिलचस्प बात, अगर जीवन अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर अचानक बना होता तो हर जीव की डीएनए किताब पूरी तरह अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग सारी जिंदगी एक ही भाषा में लिखी हुई है। अक्षर अलग हो सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन भाषा एक जैसी है। अब इसे ऐसे समझो, मान लो दुनिया में कई लेखक हैं। अगर सब एक ही भाषा में लिख रहे हैं तो उनके वाक्यों में कुछ समानताएं होंगी, लेकिन अगर दो किताबें एक ही लेखक की हों तो समानता बहुत ज़्यादा होगी। डीएनए भी यही करता है। जितना ज़्यादा दो जीवों का डीएनए मिलता है, उतना ज़्यादा उनका रिश्ता करीबी होता है। इंसान का डीएनए चिंपैंजी से बहुत ज़्यादा मिलता है, चिंपैंजी का डीएनए कुत्ते से ज़्यादा मिलता है बजाय छिपकली के, और छिपकली का डीएनए मेंढक से ज़्यादा मिलता है बजाय मछली के। ये कोई अनुमान नहीं है, ये मापा गया है, जांचा गया है, बार बार दोहराया गया है। अब एक सवाल उठता है, क्या ये समानता संयोग हो सकती है? अगर सिर्फ एक दो जगह मिलती तो शायद, लेकिन जब पूरी किताब लाइन दर लाइन एक जैसी हो तो संयोग की गुंजाइश खत्म हो जाती है। हमारे डीएनए में ऐसी चीज़ें भी हैं
जिनका आज कोई काम नहीं है, ऐसे जीन्स जो टूटे हुए हैं, जो अब कुछ नहीं बनाते, लेकिन वही टूटे हुए जीन्स दूसरे जानवरों में पूरी तरह काम करते हैं। ये ऐसे है जैसे किसी पुरानी मशीन का टूटा हुआ बटन आज भी मशीन में लगा हो, लेकिन काम न करता हो। अगर शरीर एकदम नए डिजाइन से बना होता तो ऐसे बेकार हिस्से क्यों होते, लेकिन अगर शरीर पुराने डिजाइन से धीरे धीरे बदला तो ऐसे निशान स्वाभाविक हैं। ये डीएनए के अंदर बीते हुए इतिहास के फॉसिल हैं। एवोल्यूशन सिर्फ शरीर को नहीं बदलता, एवोल्यूशन इंस्ट्रक्शन को बदलता है। डीएनए में छोटे छोटे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते हैं। ज़्यादातर बदलाव कोई फर्क नहीं डालते, कुछ नुकसान करते हैं, कुछ काम के निकलते हैं, और जो काम के निकलते हैं वही टिक जाते हैं। अगर एवोल्यूशन सच ना होता तो डीएनए से कोई क्रम नहीं निकलता, लेकिन डीएनए से बिल्कुल वही क्रम निकलता है जो फॉसिल से निकलता है। पहले सरल जीवन, फिर जटिल, फिर और जटिल। ये दो अलग अलग किताबें हैं, एक पत्थर की, एक कोशिका की, लेकिन कहानी दोनों में एक जैसी है। अब यहीं से एक और बहुत मजबूत सवाल उठता है, अगर एवोल्यूशन सच है तो क्या शरीर की बनावट भी वही कहानी कहती है? क्या अलग अलग जीवों के शरीर में कोई छुपा हुआ रिश्ता है, और अगर है तो क्या वो संयोग है या इतिहास? अक्सर हम अपने हाथ, पैर, आंखें, हड्डियां, हम आमतौर पर शरीर को बस इस्तेमाल करने की चीज़ मानते हैं, लेकिन शरीर एक कहानी भी है, एक ऐसी कहानी जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। अगर हर जीव अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से पूरी तरह नया बनता तो क्या उनके शरीर में इतनी समानता होती? सोचो, इंसान का हाथ, बिल्ली का पंजा, व्हेल का फिन, चमगादड़ का पंख, ऊपर से देखने पर सब अलग लगते हैं, काम भी अलग करते हैं, लेकिन अंदर से देखो, हड्डियों की गिनती, उनका क्रम, उनका जुड़ाव सब लगभग एक जैसा है। कंधे की एक हड्डी, उसके नीचे दो, फिर कलाई, फिर उंगलियां, काम अलग है लेकिन ढांचा वही है। ये संयोग नहीं हो सकता। अगर कोई इंजीनियर 4 अलग अलग मशीनें बनाता तो वो 4 अलग अलग डिजाइन बनाता, वो एक ही डिजाइन लेकर 4 बार पैच नहीं लगाता। लेकिन एवोल्यूशन इंजीनियर नहीं है, एवोल्यूशन पुराने डिजाइन को थोड़ा थोड़ा बदलता है, इसलिए हमें एक ही ढांचा अलग अलग काम करते हुए दिखता है। हमारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां हैं जो ज़्यादातर लोगों में कभी काम ही नहीं आती, ऐसी हड्डियां हैं जिनका कोई साफ काम नहीं है, जैसे पूंछ की हड्डी, जैसे कुछ कान हिलाने वाली मांसपेशियां। अगर शरीर एकदम नए सिरे से बना होता तो ऐसी बेकार चीज़ें क्यों रखी जाती, लेकिन अगर शरीर पुराने रूप से धीरे धीरे बदला है तो ये निशान स्वाभाविक हैं। ये शरीर के अंदर बीते हुए एवोल्यूशन के फॉसिल हैं। कई जानवरों में ऐसे अंग होते हैं जो अब पूरी तरह काम नहीं करते, लेकिन उनके पूर्वजों में बहुत काम आते थे, जैसे कुछ सांपों में पैरों के छोटे छोटे अवशेष, जैसे कुछ व्हेल में पीछे की हड्डियों के निशान। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि शरीर ने अपना अतीत भुलाया नहीं है। अगर एवोल्यूशन गलत होता तो ऐसे अधूरे अंग कहीं नहीं मिलते, लेकिन हमें हर जगह मिलते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। भ्रूण, यानी जब कोई जीव माँ के पेट में शुरुआती अवस्था में होता है, शुरू में बहुत अलग अलग जीवों के भ्रूण काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते हैं। मछली, मेंढक, चिड़िया, इंसान, सबके शुरुआती चरण में कुछ समान संरचनाएं होती हैं, जैसे पूंछ, जैसे गिल्ड जैसे ढांचे। बाद में ये बदल जाते हैं। अब सवाल ये है, अगर हर जीव पूरी तरह अलग डिजाइन से बना होता तो ये समानताएं क्यों? लेकिन अगर सभी एक ही पुराने लीने से आए हैं तो ये समझ में आता है। भ्रूण विकास एक तरह से एवोल्यूशन का छोटा सा रिकैप है। शरीर बनते बनते अपना इतिहास झलक रूप में दिखाता है। ये समानताएं किसी किताब से कॉपी नहीं की गई, ये अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने देखी हैं। अगर एवोल्यूशन सिर्फ कहानी होती तो शरीर, डीएनए, भ्रूण तीनों अलग अलग बातें बताते, लेकिन ये तीनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं, और यही साइंस में सबसे मजबूत एविडेंस होता है। अब यहीं से एक और तुलना निकलती है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इंसान जब चुनता है और जब प्रकृति चुनती है।
अगर इंसान चुन सकता है तो क्या प्रकृति नहीं चुन सकती? अब जरा ध्यान से समझो। तुमने कभी अलग अलग नस्ल के कुत्ते देखे होंगे, कोई बहुत छोटा, कोई बहुत बड़ा, कोई लंबे बालों वाला, कोई बिल्कुल बिना बाल के। ये सारे कुत्ते एक ही जंगली पूर्वज से आए हैं, लेकिन आज इनमें इतना फर्क क्यों है? क्योंकि इंसान ने जानबूझकर चुन चुन कर कुछ गुण आगे बढ़ाए। जिस कुत्ते में छोटा आकार था उसे आगे बढ़ाया, जिसमें तेज दौड़ने की क्षमता थी उसे आगे बढ़ाया, जिसमें दोस्ताना स्वभाव था उसे आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया को कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। यहाँ चयन इंसान करता है। अगर इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में इतना बड़ा बदलाव कर सकता है, तो सोचो प्रकृति क्या कर सकती है करोड़ों सालों में। अब यहाँ से नेचुरल सिलेक्शन आता है। नेचुरल सिलेक्शन में कोई इंसान नहीं चुनता, कोई योजना नहीं होती, माहौल चुनता है। ठंड चुनती है किसके बाल ज़्यादा काम आएंगे, सूखा चुनता है कौन कम पानी में जी पाएगा, बीमारी चुनती है किसका शरीर ज़्यादा मजबूत है। और जो चुना जाता है वो जानबूझकर नहीं चुना जाता, वो बस बच जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में चयन का मकसद होता है, नेचुरल सिलेक्शन में कोई मकसद नहीं होता, लेकिन नतीजा दोनों में एक जैसा होता है, धीरे धीरे बदलाव। अब लोग पूछते हैं, अगर इंसान ने कुत्तों को बदला तो क्या यही एवोल्यूशन है? जवाब है हाँ, लेकिन सीमित रूप में। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एवोल्यूशन का छोटा वर्जन है। ये हमें दिखाता है कि अगर सिलेक्शन लगातार हो तो बदलाव जरूर होगा। अगर कोई कहे कि एवोल्यूशन असंभव है, तो वही व्यक्ति कुत्तों की अलग अलग नस्लें कैसे समझाएगा, या फसलों की अलग अलग किस्में, या गाय भैंस की अलग नस्लें। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन हमेशा परफेक्ट नतीजा नहीं देता। कई बार वो बस काम चलाऊ समाधान देता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधे खड़े होने के लिए ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमें कमर का दर्द होता है। लेकिन एवोल्यूशन ने नया डिज़ाइन नहीं बनाया, उसने पुराने डिज़ाइन को सीधे खड़ा कर दिया, काम चल गया। यही एवोल्यूशन की शैली है। अगर जीवन एकदम परफेक्ट डिज़ाइन से बना होता तो हमें इतने वर्क अराउंड सॉल्यूशंस नहीं दिखते। लेकिन अगर जीवन धीरे धीरे एडजस्ट करता गया है तो इम्परफेक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, इतना सब एविडेंस होने के बाद भी लोग एवोल्यूशन को लेकर इतने असहज क्यों होते हैं? क्यों रिलीजन और साइंस को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है? क्या एवोल्यूशन का मतलब ईश्वर को नकारना है, या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? बहुत से लोग एवोल्यूशन से इसलिए असहज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिलीजन के खिलाफ है। कुछ लोग डरते हैं कि अगर एवोल्यूशन सच मान लिया तो आस्था टूट जाएगी, तो जीवन का अर्थ खो जाएगा। और कुछ लोग साइंस की तरफ से रिलीजन को पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन असल समस्या एवोल्यूशन नहीं है, असल समस्या है गलतफहमी। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं, साइंस और रिलीजन एक ही सवाल नहीं पूछते। साइंस पूछता है कैसे, रिलीजन पूछता है क्यों। साइंस ये समझने की कोशिश करता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, प्रकृति के नियम क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं। रिलीजन अर्थ, उद्देश्य, नैतिकता और मानवीय अनुभव की बात करता है। जब हम साइंस से रिलीजन का काम करवाना चाहते हैं या रिलीजन से साइंस का काम, तभी टकराव पैदा होता है। एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि जीवन का कोई अर्थ नहीं। एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि ईश्वर हो ही नहीं सकता। एवोल्यूशन सिर्फ ये कहता है कि जीवन किस प्रक्रिया से इस रूप तक पहुंचा, बस इतना। अगर कोई कहे कि बारिश बादलों से होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ईश्वर का कोई रोल नहीं? नहीं, साइंस बस ये बता रहा है कि प्रक्रिया क्या है। उसी तरह एवोल्यूशन जीवन की प्रक्रिया बताता है। बहुत से धार्मिक लोग एवोल्यूशन को स्वीकार करते हैं, बहुत से साइंटिस्ट धार्मिक होते हैं, क्योंकि दोनों अलग सवालों के जवाब हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सैक्रेड टेक्स्ट को साइंस की किताब बना देते हैं। धार्मिक ग्रंथ प्रतीक, रूपक और नैतिक संदेश देते हैं, वो लेबोरेटरी मैनुअल्स नहीं। अगर हम उन्हें लिटरल साइंस की तरह पढ़ेंगे तो टकराव होगा, लेकिन अगर हम उन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार समझें तो टकराव अपने आप कम हो जाता है। अब एक और डर, कुछ लोग कहते हैं अगर इंसान दूसरे जानवरों से जुड़ा है तो हमारी अहमियत क्या रह जाती है। लेकिन एवोल्यूशन इंसान को छोटा नहीं करता, एवोल्यूशन
इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। ये बताता है कि हम इस धरती से अलग नहीं हैं, हम इसी धरती की कहानी का हिस्सा हैं। और ये बात कई लोगों के लिए और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि तब प्रकृति की देखभाल सिर्फ ज़रूरत नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। अब एक और मिसकंसेप्शन, कुछ लोग कहते हैं एवोल्यूशन तो रैंडमनेस है, तो सब कुछ बेमतलब हो गया। लेकिन रैंडमनेस पूरी कहानी नहीं है। म्यूटेशन रैंडम हो सकती है, लेकिन सिलेक्शन रैंडम नहीं है। माहौल छांटता है, नियम काम करते हैं, और इसी से कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। अगर एवोल्यूशन गलत होता तो बायोलॉजी एक बिखरा हुआ विषय होता, लेकिन बायोलॉजी एक यूनिफाइड साइंस है। डीएनए, फॉसिल्स, एंटोनॉमी, एम्ब्रोलॉजी सब एक ही कहानी बताते हैं। और यही वजह है कि एवोल्यूशन साइंस की सबसे मजबूत आइडियाज़ में से एक है। ये आइडिया बार बार टेस्ट हुई है, बार बार चैलेंज हुई है, और हर बार और मजबूत होकर निकली है। जो कुछ हमने अब तक सुना, समझा, फॉसिल्स, डीएनए, शरीर की बनावट, नेचुरल सिलेक्शन, इन सबको एक साथ रखो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर एवोल्यूशन सच है तो इसका मतलब मेरे लिए क्या है। सबसे पहले ये समझो कि एवोल्यूशन हमें छोटा नहीं करता, ये हमें ये नहीं बताता कि हम बस संयोग हैं या हमारी कोई कीमत नहीं है। इसके उलट एवोल्यूशन हमें एक बहुत बड़ी कहानी से जोड़ता है, एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पुरानी है, जिसमें हम अकेले नहीं हैं, जिसमें हर जीव किसी न किसी रूप में हमारा रिश्तेदार है। ये सोच घमंड को कम करती है, ईगो को कम करती है और जिम्मेदारी बढ़ाती है, क्योंकि अगर हम इस धरती की पैदाइश हैं तो इस धरती की देखभाल हमारी जिम्मेदारी भी है। एवोल्यूशन हमें ये भी सिखाता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। जीवन कभी स्थिर नहीं रहा, ना पहले, न आज और न आगे। जो बदल नहीं पाया वो टिक नहीं पाया, और जो सीखता गया, समझौता करता गया, वही आगे बढ़ा। ये सिर्फ बायोलॉजी का नियम नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। एवोल्यूशन हमें धैर्य सिखाता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा समय लेते हैं। नेचर कोई जल्दी में नहीं होती, नेचर की कोई डेडलाइन नहीं होती, और शायद हमें भी थोड़ा धीमा होना चाहिए। एवोल्यूशन हमें सवाल पूछना सिखाता है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं, डर नहीं, गुस्सा नहीं, बस शांति से पूछना, सबूत क्या कहते हैं। और जब हम इस तरह सोचना सीखते हैं तो सिर्फ साइंस नहीं बदलती, हम खुद बदलते हैं। और इस लेक्चर का मकसद तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचाना नहीं था, मकसद था तुम्हें सोचने का औजार देना, ताकि जब भी तुम किसी बड़े दावे से टकराओ तो डर कर मुंह ना मोड़ो, बल्कि शांति से पूछो, इसके पीछे एविडेंस क्या है। साइंस यही सिखाती है, एवोल्यूशन यही सिखाता है, और शायद यही सबसे कीमती बात है। और अगर ये ऑडियो लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो सच में समझना चाहते हैं। ऐसे ही डीप साइंस और फिलॉसफी आधारित ऑडियो लेक्चरों के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।